दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन विद रविकांत सर पर। आज के वीडियो के माध्यम से हम आप सबके लिए लेके आए हैं इतिहास का अगला खंड जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। इस चैप्टर के माध्यम से हम आप सबके लिए हड़प्पा सभ्यता पे विशेष और जो बेहतरीन कवरेज हो सकता है वो लेके आए हैं, जिससे जहां से जो प्रश्न है वो प्राय बनने की संभावना है। आपके लिए प्रश्न कोई नहीं छोटे एग्जामिनेशन में, जो भी प्रश्न आए आप उसको आसानी से सॉल्व कर सके, हम उस दृष्टिकोण से उसी अप्रोच के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता नाम से ही जाहिर है, यहाँ सिंधु घाटी, सिंधु एक नदी का नाम है जो आपको भारत के जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान को जाती है, और उसी नदी के आसपास जो सभ्यता विकसित हुई वो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी गई। हालांकि ये सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी के आसपास ही विकसित नहीं हुई, लेकिन ये भारत के अन्य शहरों में विकसित हुई, जैसा कि आप गुजरात में, महाराष्ट्र में और आपको उत्तर प्रदेश के आसपास भी विकसित हुई है। चलिए पहले बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि की। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। सैंधव नाम भी सिंधु से निकला हुआ है, और इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहने का अर्थ ये होता है कि सबसे पहले जो खुदाई स्टार्ट हुई थी, हम सब जानते हैं कि भारत में जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज के आने के बाद वो भारत में मूवमेंट करने के लिए, यहाँ से आयात निर्यात करने के लिए उनको रेलवे की आवश्यकता थी। वो चाहते थे कि हम रेल के माध्यम से पूरे भारत में, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, तो पूरे भारत में मूवमेंट करने के लिए, गतिविधि को, आर्थिक गतिविधि को संचालित करने के लिए रेल मार्ग की आवश्यकता थी। तो उसी रेल मार्ग की खोज के दौरान जब वो हड़प्पा के आसपास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे टीला टाइप का था, यहाँ पे कुछ है, उसके अंदर पुरातात्विक अवशेष मिल सकते हैं। तो वहां पे उन्होंने रेलवे ट्रैक का निर्माण तत्काल छोड़ के फिर वहां पे खुदाई शुरू करते हैं, और खुदाई शुरू करने के बाद वहां पे एक बहुत बड़ी विकसित सभ्यता निकल के आती है। तो हड़प्पा जो स्थान है सबसे पहले खोज उसी की हुई है, तो एक आधार ये भी है हड़प्पा सभ्यता कहने का। तो हड़प्पा ये सब जो स्थान है वो आपको पाकिस्तान में है, और यहाँ से सभ्यता का विकास शुरू होता है। इसके बाद हम इसी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता कहने का अर्थ ये होता है कि यहाँ पे कांस्य का जो प्रयोग होता है वो बहुत धड़ल्ले से, बहुत तेजी से होने लगा था। वहां के लोग इससे बहुत अधिक परिचित हो गए थे। आर्थिक गतिविधि, सामाजिक, राजनीतिक, ये सारी गतिविधि इससे विकसित हो रहा था, इस पर इसका सकारात्मक असर पड़ रहा था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। अब इसका परिचय, इसके अंतर्गत हम काल निर्धारण की बात करते हैं। तो काल निर्धारण में विवाद बना हुआ है अभी भी, और इस विवादास्पद जो निर्धारण की प्रक्रिया है उसमें एक नई तकनीक जो निकल के आई उसका नाम है रेडियो कार्बन C14। रेडियो कार्बन C14 तकनीक। इस तकनीक के माध्यम से जो पता चला है उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये सभ्यता जो है लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक चला था। मतलब इसकी शुरुआत 2500 ईसा पूर्व में हुआ, और इसका पतन जो होता है अंततः वो 1750 ईसा पूर्व में हो गया। ये अलग अलग विद्वानों के मत को मिला करके ये जो निकल के आता है वो इसका काल निर्धारण हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता के तहत जो इसका पूरा विस्तार है, अब इसके विस्तार पर अगर बात करें तो इसका विस्तार यहाँ पे देखिए, एक मैप हम सपोज करते हैं कि एक छोटा सा मैप यहाँ बनाए, और इस मैप को हम यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ नीचे साउथ, इसे हम साउथ कह सकते हैं, और ये ईस्ट मतलब पूर्वी हिस्सा, और ये पश्चिमी हिस्सा। तो अगर उत्तरी हिस्सा की बात करें तो हड़प्पा जो सभ्यता है उसका विस्तार सिंधु नदी के आसपास जम्मू कश्मीर में मांडा तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एग्जाम में प्रश्न पूछता है। ये इसका जो चौहद्दी होता है चारों तरफ, इसका विस्तार कहाँ कहाँ रहा है। दक्षिण में इसका विस्तार महाराष्ट्र में है। आजकल जो ज्योग्राफी में दक्कन का क्षेत्र कहलाता है, महाराष्ट्र का जो दक्षिण भारत का हिस्सा है वहां तक ये फैला हुआ था। महाराष्ट्र में एक स्थान का नाम है दाइमाबाद, तो ये दाइमाबाद तक फैला हुआ था। इसके बाद पूर्व की ओर, पूर्व में ये उत्तर प्रदेश, बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, वहां मेरठ है, तो उत्तर प्रदेश में मेरठ तक फैला हुआ था। और यहाँ पे अगर पार्टिकुलर स्थान की बात करें तो वो स्थान है आलमगीरपुर, मेरठ के आलमगीरपुर तक ये फैला हुआ था।
और ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। ये स्थान हिंडन नदी के किनारे है। अब अगर पश्चिम विस्तार की बात करें तो ये बलूचिस्तान तक फैला हुआ है, और बलूचिस्तान में एक स्थान था सुतकांगेडोर, और ये उस स्थान तक फैला हुआ था। पश्चिम विस्तार इसका ये हो गया जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो एक पूरा का पूरा जो आपका कवरेज है वो इस हिस्से तक फैला हुआ था, इसका विस्तार था। अब इस विस्तार के आधार पे हम कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है, उसका जो एरिया है वो कितना होगा। तो उसका एरिया है आपको यहाँ 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर ये इसका विस्तार है। आप कह सकते हैं आपका जो बिहार है, जो उत्तर प्रदेश है, इसको मिला दिया जाए तो भी इससे बड़ा होता है। तो ये क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है। अब आते हैं जो इनकी खोज, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई है वो 1921 में की गई, और 1921 के बाद इसकी जो खोज करता रहे हैं वो दयाराम साहनी नाम के इतिहासकार थे, पुरातत्वविद थे, उन्होंने इसका खोज किया है। हड़प्पा के जो मूल निवासी थे उसको हम लोग द्रविड़ और भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आए हुए लोग मान सकते हैं। ये लोग यहाँ के मूल निवासी थे। जब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता की, आप सबको हम इससे पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि इतिहास को समझने के लिए हमें उसके अलग अलग पद्धति को, अलग अलग जो डायमेंशंस होते हैं उसको समझने पड़ते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में भी जो कि इतिहास का शुरुआती चैप्टर है, इसे भी हम लोग उस डायमेंशन के हिसाब से समझेंगे, उसके अलग अलग पहलू पर विचार करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू रही है वो ये थी कि यहाँ पे नगर नियोजन बहुत महत्वपूर्ण है। ये नगर नियोजन जो है इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक था। हम यहाँ पे लिखे हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। अलग अलग इतिहासकारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे शहर जैसे जो व्यवस्थाएं हैं वो ज्यादा विकसित थी। हालांकि कहीं पे ये भी प्रमाण मिलता है कि यहाँ पे गांवों की संख्या ज्यादा थी, शहरों की संख्या कम थी, गांवों की संख्या ज्यादा थी। खैर, तो कुल मिलाकर के ये एक शहरी सभ्यता थी। अब यहाँ पे नगर नियोजन की व्यवस्था कैसे की गई थी ये खासा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। पहला, यहाँ पर ग्रिड पद्धति लागू की गई थी। ग्रिड पद्धति क्या होता है, आप देखेंगे कि जैसे ज्योग्राफी का मैप तैयार करते हैं तो वहां पे आप ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को मिला करके एक ग्रिड तैयार होता है। मतलब वो समकोण पे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये ग्रिड पद्धति के तहत आपको ये बनाया गया था, यहाँ का शहर का विस्तार किया गया था। यहाँ पे सड़क जो थे वो आपको एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। मतलब एक बहुत ही विकसित फुल फ्लेज तरीका था शहरों जैसा। जैसे आजकल देखते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो सारी समस्याएं तेजी से विकसित हो रही है, तो ये अगर हम सीखने की लिए कुछ चाहें हड़प्पा सभ्यता से तो हम सीख सकते हैं कि वहाँ के नगर नियोजन कैसा था। और अगर ऐसा ही करेंगे, अपने शहरों का नियोजन उसी प्रकार से किया जाएगा, तो फिर हमारे शहर में बहुत तरह की जो समस्याएं होती हैं वो दूर हो सकता है। तो सड़क समकोण पर काटती थी एक दूसरे को। इसके अलावा नगर दो भागों में बटा हुआ होता था। हर नगर सिंधु घाटी सभ्यता का दो भागों में बटा हुआ होता था। पहला था पूर्वी, मतलब पूर्वी हिस्सा, और दूसरा था इसका पश्चिमी हिस्सा। पूर्वी हिस्सा जो था यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में, उसे निचला नगर मतलब नीचे वाला हिस्सा कहा जाता था। और इसका पश्चिमी भाग, उसको हम लोग दुर्ग नगर भी कहते थे। दुर्ग नगर कहने का मतलब ये होता है कि ये ऊंचाई में बसा होता था और वहां पे किलाबंदी की गई होती थी। और यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो संभ्रांत वर्ग के लोग थे। आप कह सकते हैं शासक वर्ग के लोग, जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, वो यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे जो मकान बनाए जाते थे वो 2 मंजिला इमारत का प्राय होता था। कहीं पे 1 मंजिला इमारत का भी प्रमाण मिला है, लेकिन प्राय 2 मंजिला इमारत होता था। यहाँ के मकान जो बनते थे, तैयार होते थे, वो आपको पक्की ईंट से तैयार होते थे। हालांकि कहीं कहीं पे कच्ची ईंट का प्रमाण, मतलब कच्चे ईंट से भी मकान तैयार किए जाते थे। वो भी प्रमाण कहीं से मिला है, अलग अलग स्थानों से। अगला यहाँ पे है जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में एक आ सकता है नगर नियोजन पद्धति में, कि मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता था, मृतकों का टीला। अब मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में ही अवस्थित है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण जो स्थान मिला है, जो अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है, कई बार रिपीट भी होता है एग्जामिनेशन में ये ऐसे प्रश्न, वो विशाल स्नानागार।
विशाल स्नानागार मिला है। मतलब कहने के तो ये है कि आज के वर्तमान समय की बात करें तो बाथरूम हो गया, लेकिन ये विशाल स्नानागार का जो महत्व है वो अलग अलग कई कारणों से था। इसका धार्मिक महत्व भी था, इसका आर्थिक महत्व भी था। और कहा यह जाता है कि ये जो विशाल स्नानागार है ये संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा महल था, सबसे बड़ा महल ये माना जाता है। अगला है हड़प्पा सभ्यता के जो शहर हैं वो आपको लगभग 1500 स्थल तक फैला हुआ था। मतलब स्थान की बात करें 1 2 3 4 करके तो ये 1500 स्थलों तक फैला हुआ था। कहा जाता है कि सर्वाधिक जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल है वो आपको गुजरात में अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है। इसमें एक और पॉइंट जो करंट अफेयर में भी चर्चा में रहा है, जो पुरातत्वविद इतिहासकारों ने इसे खोजा भी है, पता भी किया है कि सबसे पुराना स्थल कौन सा है। तो ये वर्तमान समय के हिसाब से जो पुरातत्वविदों ने खोजा है, खोज किया है, जो वहां से निकल के आया है, वो राखीगढ़ी नाम का जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो सबसे पुराना स्थल माना गया है, जो आपको हरियाणा में मौजूद है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम होता है नगर नियोजन पद्धति में, वो ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ही विकसित अवस्था में थी। मतलब समकोण जो सड़क काटती थी उस सड़क के बीचों बीच हर शहर में नाला का निर्माण किया जाता था, ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था। और वो ड्रेनेज सिस्टम एक जो गहराई वाला स्थान था वहां पे किसी नदी में वो सारा पानी वहां पे बह के जाता था। इतना ही नहीं, उस पानी को नदी में छोड़ने से पहले उसका बेहतरीन ढंग से ट्रीटमेंट भी किया जाता था, जिससे नदी प्रदूषित भी ना हो। आगे आप लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है उसमें से एक कारण ये भी रहा है कि नदी प्रदूषण होने दिया गया। ये जो व्यवस्थाएं थी, जो आधारभूत संरचना थी, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो एक कारण ये भी बना था उसके पतन का। तो ये कुल मिलाकर के नगर नियोजन पद्धति था हड़प्पा सभ्यता का। अब आगे आते हैं इसकी आर्थिक क्रियाकलाप यहाँ पे क्या क्या हुआ करता था, वो कौन कौन से कारण थे जो आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देती थी। तो यहाँ के लोगों का जो मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप था वो आपका कृषि था। मतलब यहाँ पे के लोग अधिकतर कृषक थे, कृषि पे निर्भर थे, उनकी अर्थव्यवस्था निर्भर थी। और इसके तहत यहाँ के लोग गेहूं और जौ जो प्रमुख फसल थे, हालांकि और भी फसल थे, गेहूं और जौ प्रमुख फसल थे, उसको उगाते थे। और आपको बता दें कि यहाँ पे कपास का भी जो उत्पादन है वो होता था। कपास हमने दुनिया को, हड़प्पा कालीन लोगों ने दुनिया को कपास के उत्पादन से परिचित करवाया था। आज कॉटन का डिमांड देखिए बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आगे जो औद्योगिक क्रांति हुई उसमें कॉटन ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। तो आपको कपास की जो देन है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता की है, तो एक ये भी था। इसके अलावा यहाँ पे धान चावल के भी प्रमाण मिले, जैसे लोथल से आपको चावल, धान की भूसी का भी प्रमाण मिला है। तो ये भी फसल उगाए जाते थे, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे गेहूं और जौ थे। ये कई एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, इसीलिए गेहूं और जौ मुख्य फसल यहाँ के थे। यहाँ के लोग चूंकि कृषि पर निर्भर थे तो सिंचाई के लिए यहाँ पे जलाशय का प्रयोग किया जाता था। जलाशय मतलब जो बड़े बड़े तालाब थे उसका प्रयोग सिंचाई के लिए होता था। आज भी आपको जो तमिलनाडु जैसे राज्य हैं वहां पे नलकूप के अभाव में, चूंकि नलकूप का वहां पे उतना अधिक विस्तार नहीं हो पाया है, वहां आज भी जलाशय से ही आपको सिंचाई की व्यवस्था करी जाती है। यहाँ पे लोगों का ये व्यवस्था। उसके बाद अन्नानागार, चूंकि कृषि कार्य महत्वपूर्ण था, लोगों का जो फसल उगाने की जो प्रक्रिया थी वो तेजी से विकसित हो रही थी, अधिकतर फसल विकसित हो पा रहे थे। तो ऐसे में जो भंडारण की व्यवस्था थी वो भी वहां पे करी गई थी। तो उस भंडारण के प्रमाण के तौर पे हड़प्पा से एक बड़ा अन्नानागार मिला है, और इसमें अन्न रखने का काम, जो फसल थे उसको रखने का कार्य भी होता था। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपके लिए एग्जाम में पूछ सकता है। अगला है, चूंकि यहाँ पे आर्थिक क्रियाकलाप के लिए उसके वजन का होना भी जरूरी था, उसके जो वजन का यूनिट होता है उसका आवश्यक था उसको जानना। तो ऐसे में यहाँ के लोग दशमलव प्रणाली पर आधारित एक वाट का जो प्रयोग है वो शुरू किया, और वो वाट का प्रयोग 16 के गुणज में था, 16 के अनुपात में होता था। तो इसके आधार पे ये लोग मापते थे अपने फसलों को। फिर मोहर का प्रयोग यहाँ पे जो अब ना सिर्फ यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर थे,
बल्कि आयात निर्यात के लिए उनकी जो दैनिक आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने के लिए वो आयात निर्यात पर भी निर्भर होते थे। जैसे हड़प्पा के जो लोग थे, हड़प्पा के जो निवासी थे, वो अपने यहाँ उत्पादित सामान को विदेश को बेचते थे और विदेशों में उत्पादित सामान को अपने यहाँ मंगवाते भी थे। तो ये भी प्रचलन था। जैसे हीरे जवाहरात, जो स्वर्ण है, उसको विदेशों से मंगवाते थे। आपको राजस्थान एक महत्वपूर्ण स्थान था, यहाँ से तांबा का उत्पादन होता था। यहाँ से तांबे के उत्पादन से न सिर्फ हड़प्पा कालीन सभ्यता बल्कि विदेशों को भी वो आयात करते थे। हाथी दांत एक महत्वपूर्ण यहाँ पे ये वस्तु था जिसका आयात निर्यात होता था। तो ये सब उनके जीवन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स थे। तो दशमलव प्रणाली पर आधारित यहाँ के 16 के अनुपात में वाट का निर्माण हुआ, वाट बनाए गए थे। मुहर का प्रयोग आपको आर्थिक गतिविधि के लिए होता था। जैसे कोई भी सामान एक स्थान से दूसरा स्थान भेजना है, कहीं से कुछ मंगवाना है, तो उसके लिए एक विशेष स्पेशलाइज्ड मुहर होते थे और उस मुहर का प्रयोग होता था। यहाँ पे मुहर जो है शैलखड़ी, आपको शैलखड़ी नामक वस्तु होती है जिससे बनाई जाती थी। टेराकोटा, जो पकी हुई मिट्टी होती थी, उससे भी मुहर तैयार किया जाता था। तो ये सब मुहर बनाने की व्यवस्था थी। हालांकि मुहर बहुत महत्वपूर्ण रोल भी प्ले किया है आपको आर्थिक गतिविधि में। इस प्रकार से अगला पॉइंट है, उसमें हम हल को देखते हैं। यहाँ पे हल के प्रमाण मिले हैं और वो आपको बनामाली से मिला है। कृषि कार्य के लिए हल एक महत्वपूर्ण फैक्टर था। आजकल देखते हैं कि हम लोग के यहाँ टेक्नोलॉजी का विस्तार हो गया है, तो टेक्नोलॉजी के बढ़ने से, विकसित होने से हम लोग ट्रैक्टर हमारे पास आ गए हैं, हार्वेस्टर्स आ गए, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं उस समय नहीं थी। वहां के लोग तो इस बात से खुश थे कि हमारे पास कांसा है, थोड़ा सा हार्ड सब्सटेंस है, जिससे हम आसानी से मिट्टी को उखाड़ सकते हैं और उसमें फसल बो सकते हैं। तो हल का भी प्रयोग यहाँ पे शुरू हुआ और इसके प्रमाण हमें बनामाली नामक स्थान से मिलता है। तो यहाँ पे लोग हल से खेती करते थे। एक जो विस्मयकारी बात है वो ये है कि यहाँ पे काष्ठ युगीन सभ्यता होने के बावजूद यहाँ पे अधिकतर औजार जो मिले हैं वो पत्थर से बने हुए हैं। काष्ठ युगीन सभ्यता होने के बावजूद अधिकतर औजार पत्थर से मिले हैं। ये आपको कौतूहल वाली बात है। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसके बावजूद औजार पत्थर से। इसके अलावा यहाँ पे जो ईंट का प्रयोग किया जाता था, जो कि घर के निर्माण के लिए, पूर्वी और पश्चिमी जो बिल्डिंग बनते थे उसके निर्माण के लिए, आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए जो ईंट का निर्माण होता था वो आपको 4, 2 और 1 के अनुपात में होता था। और इसी प्रकार से यहाँ के लोग आपको आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देते थे। कहीं पे पकी हुई ईंट और कहीं पे कच्ची ईंट का भी प्रमाण मिलता है, ऐसा देखने को आया है। इसके अलावा आर्थिक गतिविधि में हम लोग ये देखते हैं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मिस्र की जो सभ्यता है, ये आपको आपस में जो आर्थिक क्रियाकलाप होती है उसको बढ़ावा देने के लिए हमेशा प्रयासरत थे। वहाँ के लोग ये भी समझते थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ये कहीं न कहीं सभ्यता को विकसित करने में महत्वपूर्ण रोल भी प्ले कर सकती है। तो इस प्रकार से ये आर्थिक क्रियाकलाप और नगर नियोजन पे हमने चर्चा किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अन्य पद्धति को चर्चा करेंगे, उस पर देखेंगे कि उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, वहां से प्रश्न पूछने की जो व्यवस्था है वो कैसी कैसी है। आपको हम अलग अलग एग्जामिनेशन के प्रश्न के जो पूछेंगे उस पर चर्चा भी करेंगे आपके साथ वीडियो में ही, और फिर देखेंगे कि आपके लिए कितना अच्छा हम वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ कवरेज आपको बेसिक, और नेक्स्ट वीडियो में हम धार्मिक, राजनीतिक, इसके अलावा हम यहाँ पे आपको देखेंगे कि कहीं शासक वर्ग वहां पे थे कि नहीं थे। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का जो देन है वर्तमान को वो क्या है, और फिर इसके पतन की हम चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम इसी प्रकार से प्राचीन कालीन सभ्यता को पूर्ण करेंगे और प्राचीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट करेंगे, और जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसमें कोई डिफेक्टिव हो तो हमें प्लीज कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत सराहनीय है। हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं, हमें राह दिखाएं कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं आपके लिए। और इस प्रकार से
हम आज आप इस वीडियो को यहीं रोकना चाहते हैं और आपको अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।